कह रखा है कि जो इंडिया ढूंढ के लाएगा, इंडिया से काली मिर्च लेके आएगा, उनको इनाम दूंगा। पर इंडिया आए कहां से, उनको रास्ते ही नहीं पता। ये वाला जो रास्ता था तुर्कों ने कर रखा है बता, पर मेरे को ये पता है इंडिया कहां से जा सकते हैं, वो टिप पता है मेरे को। कहां पे? तो अफ्रीका में नीचे जाओ, और नीचे तूफान आते हैं। उसने कहा साहब डर के आगे जीत है, तूफानों से पार करोगे। डचों के बाद आगे अंग्रेज। अंग्रेज इस मामले में दिमाग वाले ज्यादा थे। अंग्रेजों ने कहा आपने तो बंदरगाह बनाओ समुद्र के ऊपर एकदम, और सामान इंडिया से खरीदो, बंदरगाह पे लाओ। था मैं पैसे वाला हूं, फिर भी 3 मंजिल का मकान इसका है जो हमारी घास काटता था। उन्होंने संसद में शिकायत करनी शुरू की कि इनको चेक करो रेस्ट इंडिया कंपनी वालों को, ये इंडिया जाके गलत सलत काम करते हैं, गलत तरीकों से रुपए कमाते। अब आप याद करो, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1700, यहां पे तुर्कों ने कब्जा कर लिया। इससे पहले यहाँ ईसाई थे, और तुर्कों ने जब कब्जा किया तो अब ये तुर्की, इधर पड़ता आपका यूरोप, इधर पड़ता आपका इंडिया। मतलब इंडिया वाला रास्ता, इंडिया तो नहीं पर इंडिया का जो सामान जाता इस रास्ते से जाता, तुर्की क्रॉस करके यूरोप में जाता। अब जब इन्होंने यहाँ पे कब्जा किया तो इन्होंने रूट बंद कर दिया। तो इन्होंने कहा आइंदा से इधर से कोई इधर आ गए टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी। तो यूरोप में इंडिया का सामान जाना बंद हो गया। सामान क्या? मोटे तौर पे काली मिर्च क्या जा रही थी। गर्म देशों में, ठंडे देशों में गर्म चीजों की आवश्यकता होती है, मसाले गर्म होते हैं भाई। उन देशों में तो काली मिर्च और ये चीजें गर्मी वाली चीजें सारी की सारी। अपने ये साउथ में खूब सारी होती, अपने तो केरला में तमिलनाडु में मसाले खूब सारे होते हैं। तो हमारे यहाँ से मसाले यूरोप जाया करते थे, काली मिर्च जाती। काली मिर्च तो यूरोप में इतनी पसंद थी कि एंशिएंट में हम पढ़ते हैं कि काली मिर्च को तो बोलते थे यवन प्रिया। क्या बोलते? भारत में सबसे पहली बार विदेश से कोई आया था तो वो था डेरियस। वो कौन था? जो कि ईरान का राजा था। कहां का राजा था? पर वो हमारे याद नहीं रहा। हमारे जो याद रहा ना बाहर का आया हुआ आदमी, वो है सिकंदर। वो कौन है? आज भी आप गांव में किसी आदमी से पूछो डेरियस कौन था तो वो नहीं जानता। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी सिकंदर जानता है। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी मुहावरा बोल देता है, जो जीता वही। हमारे ट्रकों के पीछे लिखा होता है, ट्रकों के पीछे लिखा होता है जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर काम से क्या लेना देना, सिकंदर यूनान का था। कहां का था? पर हमारी स्मृतियों में रहा, हमारी मेमोरी में रहा कि यार सिकंदर ने हम पर आक्रमण किया था। सिकंदर कहां से आया? यूनान। तो हमने उसको कह दिया यवन। क्या कह दिया? और ये इतना फेमस हुआ शब्द कि इसके बाद में भारत में जो भी बाहर से आता हम कहते यवन आ गए। तो मुसलमान अफगानिस्तान से भी आए तो हमने कहा यवन आ गए। अरे ये तो यूनान से नहीं आए, अफगानिस्तान से आए। पर हमने कहा बाहर से आए, इसका मतलब कौन है? यवन। इसका मतलब भारत से बाहर के जो लोग हैं वो हमारे लिए कौन हो गए? यवन। यवनों को काली मिर्च पसंद है, इसलिए यवनों की प्रिया, इसलिए काली मिर्च का नाम ही क्या पड़ गया? यवन प्रिया पड़ गया। उनकी काली मिर्च जानी बंद भी, काली मिर्च जानी बंद भी, तो उनको लगा यार अब क्या किया जाए अपने। स्पेन में एक रानी थी, इसाबेला। क्या नाम था? उसने घोषणा की कि जो कोई भारत से काली मिर्च लाएगा उनको इनाम दूंगी, क्योंकि काली मिर्च नहीं मिल रही है भारत से उनको। वहां कोई एक लड़का है यूरोप में, एक दिन वो कुछ खाना खाने के लिए बैठा, आमलेट खाने के लिए बैठा, और उसने अपनी मम्मी कहा मम्मी था फीका आमलेट लेके आइए, कैसे खाया जाएगा ये। और मम्मी ने रसोई से टोंट मारा, इतना ज्यादा मसालेदार चाहिए तो इंडिया से काली मिर्च लिया। उस लड़के को लगा अरे मम्मी ने टोंट मारा है। वो रानी के पास गया, इसाबेला के पास। उसने कहा मैं ले आऊंगा काली मिर्च, दे मेरे को जहाज। उसने कहा इंडिया जाना, उसने कहा चला जाऊंगा। वो बंदा वहां से जहाज में बैठा इंडिया ढूंढने के लिए, गलती से चला गया वेस्ट इंडीज, अमेरिका। कहां चला गया? उसको बस ये पता था कि भारत के लोग काले हैं। समुद्र में चलता 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 जहां काले लोग आए उसने कहा इंडिया इंडिया। नीचे उतरा तो उन्होंने कहा गलत आ गया। कहां से आएगा? यूरोप से। इंडिया है ईस्ट में, तू आ गया वेस्ट में। तो उसने कहा तुम वेस्ट इंडिया हो। तुम क्या हो? इंडिया की खोज के चक्कर में अमेरिका की खोज हो गई, कोलंबस। वो लड़का कौन है? आमलेट के चक्कर में अमेरिका की खोज। अब उसने कहा ठीक है अपने तो इधर ही रहेंगे। एक और राजा हेनरी, पुर्तगाल का राजा। कहां का राजा है? उसने भी कह रखा है कि जो इंडिया ढूंढ के लाएगा, इंडिया से काली मिर्च लेके आएगा, उनको इनाम दूंगा। पर इंडिया आए कहां से, उनको रास्ते ही नहीं पता। ये वाला जो रास्ता था तुर्कों ने कर रखा है बंद।
उनका एक बंदा है, वो अपने समुद्र को, अफ्रीका जो महाद्वीप है ना, अफ्रीका, अफ्रीका में जो नीचे वाला इलाका ना, ये इसमें तूफान बहुत आते हैं, भयंकर वाले तूफान आते हैं। इसलिए जो सेलर्स थे, सेलर समझो नाविक, जो नाविक थे वो नीचे नहीं जाते थे, ऊपर ऊपर ही चले जाया करते थे। एक दिन एक पुर्तगाल का एक सेलर था, वो नीचे की तरफ चला गया, बार्टोलोम्यू डियाज, क्या नाम था। और वो जब नीचे पहुंचा ना इधर, इसको बोलते थे कैप ऑफ स्ट्रॉम। क्या बोलते? तूफानों की कैप। स्ट्रॉम मतलब तूफान, कैप मतलब जो किसी भी महाद्वीप में सबसे नीचे वाली टिप होती है उसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? वहां गया तो वहां उसे कुछ इंडियन मिले, तो तुम लोग, तो हम इंडिया से आते हैं, तो इंडिया से आने का रास्ता, उनका हाँ जहाज लेके आते हैं उधर केरल से। तो उसने कहा मुझे इंडिया जाना, तो उनका फॉलो मी। तो उसने कहा मैं नहीं यार, मैं एक बार हमारे राजा को जाके बताता हूँ, राजा कोई बंदे को भेजेगा तो ले जाओगे, तू तो यहाँ ला दे, यहाँ से हम ले जाएंगे। उसने राजा को, बार्टोलोम्यू डियाज ने राजा हेनरी को जाकर कहा, हेनरी उधर वो, मेरे को इंडिया जाने का रास्ता तो नहीं पता, पर मेरे को ये पता है इंडिया कहां से जा सकते हैं, वो टिप पता है मेरे को। कहां पे? तो अफ्रीका में नीचे जाओ, और नीचे तूफान आते हैं। उसने कहा साहब डर के आगे जीत है, तूफानों से पार करोगे तो ही पार पड़ेगी, वरना पार पड़ेगी, और वहां इंडियन खड़े हैं वो ले जाएंगे। अब हेनरी ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो इंडिया जा सके, उसको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं। हेनरी एक दिन अपने महल में घुस रहा है, उसके जो बॉडीगार्ड्स खड़े हैं महल में, उसमें से एक लड़के ने सैल्यूट मारा। सैल्यूट मारते हेनरी ने उसको कहा, अरे जेंटलमैन तुम न्यू हो? तो उसने कहा जी श्रीमान। क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा वास्को डी गामा। क्या नाम है? तुम यहाँ? उसने कहा मेरे पापा नौकरी करते थे, रिटायर हो गए, तो उनकी जगह मेरे को नौकरी मिली है, इधर आओ। अच्छे खासे दिखते हो यार, या जिंदगी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है? उसने कहा नहीं, मैं सेलर बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? उस समय यूरोप की सबसे बड़ी नौकरी थी नाविक। सबसे बड़ी नौकरी क्या थी? जैसे आज कोई कहता मैं पायलट बनना चाहता हूँ, तो उस समय सेलर बनना बहुत बड़ी बात थी। तो मैं तुम्हें इंडिया भेजू, तुम जाना पसंद करोगे? उसने कहा हाँ। तुम गए हो कभी? उसने कहा नहीं साहब, कोई नहीं गया तो मैं कैसे जाऊंगा, पर मैं जाना पसंद करूंगा। रास्ते में बड़े खतरे हैं, मर सकते हो। उसने कहा कोई बात नहीं। उस वास्को डी गामा को 4 जहाज और 2 तोपें देके, कितने जहाज, कितनी तोपें, वहां से रवाना किया गया। वो उस कैप तक पहुंचा, वहां पर अपने गुजराती भैया मिले, अब्दुल मनिक। कौन मिले? वो उसको लेके आए कालीकट। कहां लेके आए? तो यूरोपियंस उसके बाद इंडिया में आने शुरू हो गए। अब यूरोपियन का पूरा एक ही टारगेट है कि हमें लैंड रूट से तो कोई बिजनेस करने नहीं देगा, तो रूट कौन सा? सी रूट। कौन सा रूट है? और पुर्तगालियों ने पूरे इस सी रूट पे कब्जा किया, पश्चिमी तट पे। कौन से तट पे? राजधानी बना ली गोवा। राजधानी कौन सी बना ली? मॉडर्न में आपने पढ़ा कि उनका फॉलो करते करते उनके पीछे पीछे कौन आ गए? पुर्तगालियों के बाद आ गए डच, डचों के बाद आ गए अंग्रेज। अंग्रेज इस मामले में दिमाग वाले ज्यादा थे। अंग्रेजों ने कहा आपने तो बंदरगाह बनाओ समुद्र के ऊपर एकदम, और सामान इंडिया से खरीदो, बंदरगाह पे लाओ, भेजो इंग्लैंड, इंग्लैंड से सामान खरीदो, बंदरगाह पे लाओ, भेजो इंडिया। और उन्होंने अपना एक बंदरगाह सेट किया मद्रास। कहां पे सेट किया? 1639 के अंदर, साउथ में। मसाले कहाँ मिलते हैं? साउथ में। तो पहला बंदरगाह बनाएंगे कहां पे? साउथ में। तो साउथ में फैक्ट्री बना ली उन्होंने अपने। अब वो नई फैक्ट्री देख रहे हैं, उनको लग रहा है यार इधर अपने फैक्ट्री बनाते हैं कोई, पर इधर तो पुर्तगाली बैठे हैं, इधर तुम बनाओगे कैसे? इतने में इंग्लैंड के एक राजकुमार ने पुर्तगाल की एक राजकुमारी से ब्याह किया, बॉम्बे मिला दहेज में। बॉम्बे किसे मिला? 30 साल बाद। इसको 38 मान लो आप एक बार, 38 मान लोगे तो 68। इन्होंने एक बॉम्बे बना दिया यहाँ पे। लगा यार यहां और यहां, इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा बिजनेस इधर है। बंगाल सोने की चिड़िया है, ज्यादा बिजनेस इधर है। 30 साल बाद कलकत्ता, इसको यदि 38 मान लिया जाए तो 38, 68, ध्यान, मद्रास, बॉम्बे। आप और नोटिस करेंगे, बॉम्बे और कलकत्ता एकदम समुद्र के ऊपर है, बंदरगाह है पूरी तरीके से एकदम। मद्रास समुद्र के ऊपर नहीं है, मद्रास थोड़ा अंदर है। होना ये चाहिए था कि एकदम इधर की तरफ कोई होता, पर वो बीच में थोड़ा, क्योंकि मद्रास का संस्थापक था फ्रांसिस डे। कौन था? उसको कहा गया तो साउथ में कोई ढंग की जगह देख के वहां पर अपनी फैक्ट्री लगा। उसने इस गांव में लगाई, इस गांव का नाम था चेन्नई। क्या नाम था? चेन्नई नहीं, चेन्नई। कौन सा गांव था? यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रहती थी।
उसके चक्कर में वो थोड़ा सा अंदर की तरफ कर गया, होना उधर की तरफ चाहिए था। उसने कहा नहीं वैसा, यहां रहेंगे ताकि फील तो है सामने वाली खिड़की में। तो ये उनकी 3 फैक्ट्रियां लगी। एक फैक्ट्री कहां पे? मद्रास। एक फैक्ट्री कहां पे? बॉम्बे। एक फैक्ट्री कहां पे? क्या काम है इनका? बिजनेस करना। कलकत्ता वाले कलकत्ता का बिजनेस करो, मद्रास वाले मद्रास का करो, और बॉम्बे वाले बॉम्बे करो। धीरे धीरे उन्होंने इन जगह को बोलना शुरू कर दिया प्रेसिडेंसी। क्या बोलने लगे? एक बंगाल की प्रेसिडेंसी, एक मद्रास की प्रेसिडेंसी, एक कलकत्ता। अब मैं मानता हूं आप वो कुछ ही नहीं करते, बिजनेस करते हैं। पर यदि वहां कोई एक बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री लगा रखी है उन्होंने, एक तो देखो आज के टाइम में फैक्ट्री का मतलब है वह जगह जहां मैन्युफैक्चरिंग होती, मैन्युफैक्चरिंग से बना फैक्ट्री है ना, वह जगह जहां पे क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण, कुछ बनता है भाई। अपने मान लो मैं कहूं चलो आज यार जयपुर घूमने चलते हैं, और मैं चल चल तुम्हें कहूंगा ये फैक्ट्री है, तो आपका अगला सवाल क्या होगा? सर किसकी? क्या बनता है सर? चप्पलें बनती है, साबुन बनती है, तेल बनती है, पेन बनता है, क्या बनता है? नेल कटर बनता है, क्या बनता है? अंग्रेजों के टाइम में फैक्ट्री का मतलब था गोदाम। फैक्ट्री का मतलब क्या है? बनता कुछ ही नहीं, जो लाते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं, जो उधर से आता है उसको यहां रखते हैं फिर बेचते हैं। उनकी फैक्ट्री का मतलब गोदाम था। अब मान लो उनका एक गोदाम है, तो उस गोदाम पे कोई 50-60 आदमी काम करते होंगे। उस गोदाम में आगे ले जाने वाले ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी वाले भी तो कुछ लोग होंगे, सामान को उतारने वाले, सामान को चढ़ाने वाले भी तो कुछ लोग होंगे। अब उन लोगों को कौन संभालेगा? 50 आदमी आपस में लड़ पड़े, सिर्फ फोड़ दे एक दूसरे के, तो क्या खाएंगे? सैलरी कहां से आएगी? कौन कितने रुपए कमाएगा? हिसाब कौन रखेगा? इसलिए हर जगह अंग्रेजों ने अपना एक अफसर बनाया, उस अफसर को बोलते गवर्नर। क्या बोलते? शासन देखता हूं, गवर्न करता है। भाई आप 50 आदमी हो, आप पढ़ने वाले हो, तो मैं एक टीचर हूं आपके ऊपर, मैं आपका ध्यान रखता हूं, तो मैं आपका क्या हो गया? एक प्रकार से गवर्नर, गवर्निंग बॉडी हूं, मैं आपका ध्यान रखता हूं। तो अंग्रेजों का भी हर प्रेसिडेंसी में क्या होता? गवर्नर। एक बॉम्बे का गवर्नर, एक मद्रास का गवर्नर, और एक कलकत्ता का। 3 गवर्नर हो गए, और तीनों अलग अलग काम, एक दूसरे के फट्टे नहीं अड़ाने। कलकत्ता वाला कलकत्ता का देख, बॉम्बे वाला बॉम्बे का देख, मद्रास वाला, तुम अपने अपने काम करते रहो। अपने अपने काम कर रहे हैं, अपना अपना चला रहे हैं। गवर्नर का ये काम भी है कि जब ये कलकत्ता वाला बिजनेस करता है तो यहाँ का जो राजा है, वो राजा कहता है टैक्स लूंगा। कितना टैक्स लेगा? तो गवर्नर जाता ऐसा थोड़ा कम कर, थोड़ी छूट दे दो। ये सारी बातचीत भी कौन करेगा? भाई गवर्न, गवर्न का मतलब था शासन। जो यहाँ पे शासन से बातचीत करे, जो अपने लोगों पे शासन करे, गवर्नर है। ठीक ठाक चल रहा है उनका बिजनेस। अकबर के टाइम में आए थे वो, कब आए थे? अंग्रेज अकबर के टाइम में आ गए थे। अकबर के टाइम में, जहांगीर के टाइम में, शाहजहां के टाइम में, औरंगजेब के टाइम में बिजनेस कर रहे हैं वो, ज्यादा इधर उधर की फांफू नहीं कर रहे। औरंगजेब के बाद राजा बेलखने हो गए, राजा कमजोर हो गए। राजा कमजोर हुए तो इनको एक तो ये लगने लगा कि टैक्स में ज्यादा छूट लेते हैं। पहले टैक्स में छूट मिल रही थी कम, अब टैक्स में, भाई व्यापार में फायदा कब होगा? 100 रुपए कमाते हो और सरकार कहते 70 टैक्स दो, तो क्या बचा? नहीं बचा, 30 रुपए बचे। ये कहे उल्टा हो जाए, 70 बचे और 30 टैक्स देना पड़े तो फायदा है। हर व्यापारी क्या चाहेगा? टैक्स क्या हो जाए? कम। तो उनको लगा अब टैक्स कम करवाया जाए। और औरंगजेब के बाद वाले इतने कमजोर है कि फर्रुख शेर का फोड़ा ठीक करके टैक्स कम करवा गए। फर्रुख शेर के फोड़ा हो रखा था, डॉक्टर साहब जाके फोड़ा काट के आए थे कि साहब उधर देखो एक बार, उधर देखना, कट तीरा लगाया, फर्रुख शेर ने एक बार का मरा दिया रहे इतने में, तो कहा भाई सेट सेट कोई बात नहीं है, आराम से चलो। वरना फर्रुख शेर बेचारा कई दिनों से सीधा नहीं सो पा रहा था। तो उसका इलाज किया, उसका इलाज किया, तो उसने कहा ठीक है, मेरे तो ये एकदम सही काम कर दिया आपने। तो अब वो कमजोर राजा है, जब कमजोर राजा है तो अंग्रेजों ने टैक्स कम करवाए, वो तो ठीक है। अंग्रेजों ने अब ये भी करना शुरू किया कि हम जमीन खरीद लेते हैं, या उन्होंने, अब उन्होंने जब, होता क्या, जब सेंट्रल पावर बहुत मजबूत होती है, कि ऊपर वाला बहुत मजबूत है, तो नीचे वालों को लड़ने नहीं देगा। पर ये जब कमजोर होगा तो एक दूसरे का माथा फोड़ेंगे, ये आपस में लड़ेंगे। तो ये नीचे वाले आपस में लड़ने लगे, बंगाल बिहार उड़ीसा लड़ ले आपस में, कोई मद्रास और मैसूर आपस में लड़ ले, कोई बॉम्बे और गुजरात वाले आपस में लड़ ले। अब अंग्रेज इनके बीच में पंचायती करने लगे। अंग्रेजों की अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए छोटी मोटी सेना उनके पास होती थी, भाई कल को उनकी फैक्ट्री पे हमला हो जाए तो बेचारों रक्षा कौन करे? तो अंग्रेज अपनी सेना रखते। अब उन्होंने सेना थोड़ी बढ़ाई, अब वो दो लड़ रहे हैं, कोई साउथ में, कि कर्नाटक में 2 भाई भाई लड़ रहे हैं, हैदराबाद में 2 भाई भाई लड़ रहे हैं। तो अंग्रेजों ने जाकर कहा लो हम तुम्हारी सहायता करें। तो उन्होंने जाके सहायता की, तो उसने कहा रुपए दे, तो उसने कहा रुपए मेरे पास है नहीं, कि जमीन दे दे। तो अंग्रेजों ने जमीनें लेनी शुरू की, तो अंग्रेजों ने कब्जे करने शुरू कर दी। तो धीरे धीरे उनके पास अच्छी खासी जमीनें हो गई, इन इलाकों में ठीक ठाक उनके पास में जमीनें हो गई। धीरे धीरे राजा बेलखने निकलने लगे, तो उन्होंने राजाओं को हटाना शुरू कर दिया, राजाओं को हटा के इस जमीन पे पूरा कब्जा ही कर लिया, यहाँ पे शासन करने शुरू कर दिया। कलकत्ता वालों के पास अपनी शासन व्यवस्था, मद्रास वालों के पास अपनी शासन व्यवस्था, और बॉम्बे वालों के पास में अपने, सब अलग अलग कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। दूसरा,
अंग्रेज जितने भी इंडिया में काम करने के लिए आते थे वो बड़े गरीब थे। बस आप सिंपल सी एक बात सोचो, मेरा गांव चूरू में पड़ता है ना, और हमारे चूरू झुंझुनू के खूब सारे लोग दुबई रहते हैं, कुवैत रहते हैं, ओमान रहते हैं। आप कभी इस खाड़ी देश वाली फ्लाइट में चढ़ जाओ तो आपको लगे चिड़ावा जाने वाली बस है, तानसेन के कट्टे लिए वेर। क्यों? क्योंकि अपने रोजगार नहीं। सारे पंजाबी कनाडा बैठे हैं क्योंकि अपने यहां रोजगार नहीं। पर कौन जाएगा इतनी दूर रोजगार करने के लिए? जिसके पास पैसे कम है। गांव के अंदर जिसके पास ढंग की जमीन पड़ी है ना, कि 50 बीघा जमीन है और अपने साल की 20 लाख की फसल हो जाती है, उनका टाबर बार कभी नहीं जाए। जमीन 2.5 बीघे है, कर्जा हो रखा है, फिर वो सोचता है बाहर जाऊं। इंग्लैंड से भी यहां जितने काम करने के लिए आते वो बड़े गरीब बड़े थे। पैसे वाला कोई नहीं आता था। वैसे थे कि मान लो इंग्लैंड में एक पैसे वाला आदमी है, उसके लोन में घास काटता है एक लड़का, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा इधर आ, ये कितने रुपए देता है? उसने कहा भाई मुझे महीने के 30 रुपए देता है घास काटने। अंग्रेजों ने कहा इंडिया चल के हमारे तुम जॉब कर ले, नौकरी कर ले, सामान लाना है, सामान ले जाना, इंडिया इंडिया में घूमना है, हम तेरे को महीने के 100 रुपए दे देंगे। तो बेचारा चाहेगा ना यार, कमाई ठीक हो जाएगी, घास काटने से तो अच्छा वहां जाके कर लूं। तो 100 रुपए के चक्कर में कहाँ आ गया। मतलब इंडिया में फिर भी रुपयों का लालच देते हैं तो भी अंग्रेज नहीं आना चाहते थे, क्योंकि जलवायु गर्म है। मर गए शुरू शुरू में जितने गोरे आए, इसलिए कई साल तो अंग्रेजों को ये नहीं समझ में आया था मर क्यों रहे हैं। कई साल तो अंग्रेजों ने ये कहा कि भारत की हवा खराब है, इस हवा में लोग मर जाते हैं, अपने लोग आते हैं। मेल एयर है यहाँ की। क्या है? बोलो क्या है? मेल एयर क्या है? मेल का मतलब खराब, एयर का मतलब हवा। मेल एयर से लोग मरते हैं, मेल एयर से मरते हैं, मेल एयर से मरते हैं। मेल एयर मेल एयर मेल एयर करते करते होगी मलेरिया, कि मलेरिया से मरते हैं, मलेरिया से। मलेरिया होती कैसे? खराब हवा से। हवा खराब है, बुखार आती है, मर जाता है। फिर किसी एक अंग्रेज का दिमाग काम किया कि ना यार ऐसे नहीं हो सकता। उसने खोज की, तब पता चला कि इंडिया में पानी इकट्ठा होता है जगह जगह, जिसमें एक मच्छर उत्पन्न होता है, मादा एनोफ्लीज, और उसकी वजह से होती है। इसलिए अंग्रेज मर रहे थे उसके चक्कर में, मलेरिया के मादा एनोफ्लीज की खोज भी है। पर फिर भी पैसे के चक्कर में आदमी सोचता है कि नहीं यार मैं काम करूंगा। अब कोई बंदा यहाँ आके काम करता, यहाँ आके काम करता तो नौकरी वाले पैसे मिल रहे हैं, वो तो मिल रहे हैं। यहाँ आके अपना धंधा भी जोड़ लेता, थोड़ा बहुत खुद का चाय बेच लेता, खुद की चीनी बेच लेता, वहां जाता, तब उसके पास ठीक ठाक रुपए होते। तो जिसके घास काटता था उसका पड़ोसी का प्लॉट बाद में, जो पड़ोस वाला प्लॉट होता वो खरीदता, और जो घास काटता था उसका मकान तो 1 मंजिल का, ये ठोकता 3 मंजिल का, और उसके ऊपर खड़ा होकर नीचे अपने मालिक से पूछता कि क्या हाल है। और जब नए नए पैसे आते हैं तो आदमी लखन पूरे दिखाता है, फिर तो चलती स्कॉर्पियो से बियर की बोतल बाहर फेंकता है। इंग्लैंड में 2 हाउस है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक हाउस ऑफ कॉमन्स। नाम से पता चलता हाउस ऑफ कॉमन्स जो कॉमन लोग बैठते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो पैसे वाले बैठते हैं। उन लॉर्ड को बेचारों को बड़ी तकलीफ होती, लगती है मेरा दादा पैसे वाला था, मेरा बाप पैसे वाला था, मैं पैसे वाला हूं, फिर भी 3 मंजिल का मकान इसका जो हमारी घास काटता था। उन्होंने संसद में शिकायत करनी शुरू की कि इनको चेक करो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, ये इंडिया जाके गलत सलत काम करते हैं, गलत तरीकों से रुपए कमाते हैं, और इनको चेक किया जाए। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कुछ बंदे ऐसे थे जिनको कंपनी रुपए दे के रखती कि हमारे खिलाफ कोई मामला उठाने दबा देना। वो कोई एक आधा मेरे जैसा जो पैसे खा के बैठा, उसने कहा क्यों चेक करें, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट मामला, इंडिया का मामला, हमें क्यों चेक करना है। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को टैक्स देती है कि हाँ, रेगुलर टैक्स देती है कि हाँ, तो पंचायती नहीं भाई साहब, इंडिया का मामला, ब्रिटेन की संसद में इस प्रकार का कोई भी मामला उठेगा तो मामले दब जाते। इधर कंपनी लड़ाइयां जब करने लगी कि कंपनी की लड़ाई हो रही है कोई हैदर अली के साथ में, कंपनी की कोई लड़ाई हो रही है किसी दूसरे बंदे के साथ में, तब कंपनी की घाटा होने लगा। एक तो कंपनी की लड़ाइयों में रुपए खत्म हो रहे हैं, फिर दूसरा जो कंपनी के कर्मचारी थे वो जब एकदम गरीबड़े से आते, उनको ये लगता कि इंडिया में सब कुछ हम ही कमा ले, खूब सारे रुपए हो जाए। जब आदमी पास रुपए नहीं होते हैं तो उसको लगता है जल्दी से आए मेरे पास में, तो वो कंपनी का बिजनेस करते कम और खुद का बिजनेस करते ज्यादा। आपने एक टर्म पढ़ी है दस्तक, कि कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग करते थे। किसका दुरुपयोग करते? दस्तक क्या होती है? आपका आई कार्ड। आपके पास आई कार्ड है, किस लिए दिया? कि आपने फीस जमा करा दी। फीस जमा करा दी तो अब वो आई कार्ड का मतलब आपकी फीस जमा है, क्लास में आ सकते हो।
और जिसके पास आई कार्ड नहीं है इसका मतलब फीस जमा नहीं है, इसका मतलब क्लास में नहीं आ सकता। यही तो है। अंग्रेजों के टाइम था, अंग्रेजों का एक आई कार्ड है, उसका नाम दस्तक है, मैंने दस्तक दिखाई, इसका मतलब मैंने टैक्स पहले ही जमा करा दिया। तो कंपनी बंगाल के राजा कति टैक्स ले ले, एक साल का एक साथ ले ले, अब हमें आई कार्ड दे दे, अब पूरे साल में हमसे कोई टैक्स नहीं लेगा। डन। अब मैं एक कंपनी का कर्मचारी हूं, मेरे को यहां से चाय खरीद के वहां लेके जानी है, तो बीच में चुंगी आती, चुंगी पे टैक्स लगेगा। तो मेरे से पूछा कि भाई ये चाय, मैंने कहा 1 क्विंटल चाय है, किसकी है, मैंने कहा ये पकड़ो आई कार्ड, कंपनी की है, टैक्स फ्री। मैं निकल गया क्योंकि कंपनी का टैक्स तो जमा है। पर मैं चिटिंग कर गया इसमें, इसमें 50 किलो चाय थी कंपनी की, 50 मेरी थी। मैं पर्सनल बेच रहा था, मेरी कंपनी की नहीं बेच रहा था। कंपनी के तो घाटा कि 50 किलो मैं मेरी बेच रहा हूं, कंपनी की बेचता नहीं हूं। नवाब के घाटा क्योंकि 50 किलो पे तो उसको टैक्स मिलना चाहिए था, वो भी उसको टैक्स मिला, तो इसलिए नवाब तो इसलिए नाराज चल रहा है कि कंपनी कर्मचारी ये करते हैं। कंपनी बेचारी खुद घाटे में जा रही है क्योंकि कर्मचारी कंपनी का काम करते हैं कम और खुद का काम करते हैं। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वह कंपनी थी जिसके कर्मचारी अमीर थे पर कंपनी गरीब थी। कर्मचारी पर कंपनी। टेम्स नदी के किनारे बंगले थे भाई। लंदन की नदी कौन सी, टेम्स, तो वो तो पोश इलाका ना, लंदन का सबसे अधिक पैसे वाला इलाका वो है जो टेम्स के आसपास है, उसके किनारे बंगले ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के, उन मजदूरों के जो पहले घास काट रहे थे। तो वो इंग्लैंड में बड़ा ही सनसनी वाला मामला था। अब जब कंपनी एक सीटिंग और करती, अब होता क्या है, कोई भी कंपनी जब घाटे में जाएगी तो क्या कोई इन्वेस्ट करेगा। शेयर मार्केट पढ़ते हैं अपने, हम कौन सी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जो कंपनी अप हो रही है। अपने पता चले इस कंपनी तो घाटे में जा रही है, अपने खरीदे, अरे देखो ऊपर कौन जा रही है उसकी खरीदते हैं। तो अब कंपनी को पता था यदि ब्रिटेन में बता दिया हम घाटे में तो कोई शेयर नहीं खरीदे, कोई इन्वेस्ट नहीं करे, इसलिए कंपनी कागज झूठे बनाती और हर बार बताती इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट। पर झूठ के कागज कितने दिन चलाओगे। आप घर वालों को 4 बार कह दो कि मेरे टेस्ट में इतने इतने नंबर आ रहे हैं, 5वीं बार घर वाले हमसे आगे पूछते हैं इसके टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, हम देख के कहते हैं टेस्ट ही नहीं दिए। तो पोल तो चौड़े आने है ना एक दिन तो, क्या हमारे नहीं आए तो प्री का पेपर तो तब आ जाए, ऐसा का एग्जाम तो तब आ जाए, तब पता चला यार मेरिट गई 100 और इसके नंबर है 27। एग्जाम क्लास में तो गया। जब कंपनी ज्यादा घाटे में जाने लगी तो कंपनी गई बैंक ऑफ ब्रिटेन के पास। किसके पास गई, और बैंक ऑफ ब्रिटेन को कंपनी ने जाके कहा हमें 4 लाख पौंड का कर्जा दे। कितना कर्जा, कितना, दोबारा बोलो। बैंक ऑफ ब्रिटेन का 4 लाख पौंड, तुम्हें पता है कितने सुनने लगते हैं, इतने रुपए क्यों चाहिए। कंपनी ने कहा यार हम घाटे में चल रहे हैं। तो क्या बात करते हो यार, तुम्हारी वो सीट तो बताती है कि तुम तो यार आप कर रहे हो, राइज कर रहे हो। और कंपनी रोई जोर जोर से, डहा डहा करके रोई कंपनी। कंपनी ने कहा भाई साहब हमारे पास रुपए नहीं। अरे यार कैसे नहीं है, टेम्स के किनारे सारे प्लॉट खरीद लिए तुमने, सारे बंगले। उन्होंने कहा अरे कर्मचारी अमीर है, कंपनी तो रुपए लगते कहाँ तुम्हारे। उनका हमारी लड़ाइयां होती है उधर, उधर रुपए लग जाते हैं। हमारे जो कंपनी के कर्मचारी है ये हमारा बिजनेस करते हैं कम और खुद का बिजनेस करते हैं, उसमें रुपए लग जाते हैं। बैंक ऑफ ब्रिटेन का रुपए तो दे देंगे, इतनी बड़ी रकम बिना संसद के पूछे नहीं दे सकते। तो बैंक ऑफ ब्रिटेन ने संसद से पूछा, पार्लियामेंट से पूछा कि कंपनी 4 लाख पौंड मांग रही, दे दें क्या। तो पार्लियामेंट ने पूछा क्यों, किस बात के। तो साहब ये करें हम घाटे में हैं। अब वो लोग जो पहले कंपनी का विरोध करते वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमने पहले ही कहा था चेक कर लो, ये नाक कटा रहे हैं, ये उल्टे पुल्टे काम करते हैं। और इंडिया में कंपनी जब उल्टे पुल्टे काम करती है कोई ये नहीं कहता कंपनी ने किए, लोग कहते हैं अंग्रेजों ने किए। साहब अंग्रेज जात की नाक कटती है, चेक कर लो, अब भी इनको रेगुलेट करो। क्या करो इनको, क्या करो, दोबारा बोलो। रेगुलेट का मतलब होता है नियम, रेगुलेशन मतलब क्या होता है, नियम बनाओ। ये थोड़ी हो सकता है कंपनी टैक्स देती है तो खुली छोड़ दी कि जो तेरे को करना है वो कर ले, रेगुलेशन करो इन पे। संसद का काम है, कंपनी के कर्मचारी ब्रिटिश नागरिक है, इसलिए ब्रिटिश नागरिक दुनिया में कहीं जाके कुछ भी करेंगे ब्रिटिश संसद उनके लिए कानून बनाए। इसलिए 1773 में पहली बार संसद ने कहा कि हम कंपनी को रेगुलेट करेंगे, कंपनी को। अब संसद ने कंपनी का कंपनी धरा, पहले तू बता इंडिया में तुम्हारा सिस्टम क्या है। तो कंपनी ने कहा सिंपल है, एक होता है बंगाल में गवर्नर, एक होता है मद्रास में गवर्नर, एक होता है बॉम्बे में गवर्नर। संसद ने कहा मतलब 3 अलग अलग गवर्नर, हाँ आपस में करना ना सर, अपना अपना देखो। पार्लियामेंट ने कहा ना, शासन का पहला रूल होता है सेंट्रलाइजेशन। क्या रूल होता है, एक जगह से आदेश जाने चाहिए। थाने में जब सारे थानेदार हो जाते हैं थाना कोलेप्स कर जाता है।
थाने में थानेदार होना चाहिए, एक सिपाही होना चाहिए, बाकी एक हेड बनाओ इन तीनों में से, बताओ किसको बनाए? तो उन्होंने कहा बंगाल वाले को बना दो। क्यों बना दो? क्योंकि ज्यादा पैसे किसके पास? तो कहा गया आज के बाद जो बंगाल का गवर्नर है उसको तो बोलेंगे गवर्नर जनरल, क्या बोलेंगे? और मद्रास और बॉम्बे वालों को क्या बोलेंगे? गवर्नर। तो 1773 में बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया? इसी को प्रमोट करके क्या बना दिया? गवर्नर जनरल। मद्रास और बॉम्बे में क्या बनेंगे? गवर्नर। पर वो का वो इसके अंडर में आएंगे। तो अब मद्रास बॉम्बे वालों ने मना किया, अच्छा वैसा अंडर में किस बात के? नहीं ये गवर्नर जनरल है। उसने कहा काल मरी आज भूतनी होगी, बोले ये बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो शुरू शुरू में मद्रास बॉम्बे वाले नाराज हुए, तो इनका ज्यादा बातें मत मानना, थोड़ी थोड़ी मान ले। कुछ शक्तियों के तहत, बोलो क्या बोला मैंने? मद्रास और बॉम्बे किसके अधीन होंगे? देखो अब आप याद करो, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध, पहला अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782। कब से कब हुआ था? आपको याद नहीं है तो मैं याद करवाता हूं। मराठों का एक बंदा है रघुनाथ राव राघोबा। कौन बंदा है? पेशवा बनना चाहता है और वो भाग के चला गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास। किसके पास? और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ उसने संधि की, सूरत की संधि। कौन सी की? इसलिए पेशवा के जो लोग हैं, जो बार भाई परिषद, बार भाई परिषद के 12 लोग, नानाजी फडणवीस और महादजी सिंधिया, वो गए बंगाल प्रेसिडेंसी के पास। किसके पास गए? और उनके साथ जाके पुरंदर की संधि। कौन संधि की? लेकिन बॉम्बे वालों ने उस संधि को नहीं माना, क्योंकि कुछ शक्तियों के तहत ही है। नहीं मान रहे हम तुम्हारी बात, जबकि होना तो ये चाहिए बंगाल की बातें बॉम्बे वाले। उन्होंने कहा ना हमारी संधि है तो सूरत वाली संधि जारी रहेगी, हम नहीं मानेंगे। इसलिए बॉम्बे वाले लड़े मराठों से, राघोबा की तरफ से, और बड़गांव के युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को धो दिया ढंग से। इसलिए बड़गांव के युद्ध में जब बॉम्बे वाले हार गए, तब ये वॉरेन हेस्टिंग्स आया और इसने कहा भाई टेढ़ा है पर मेरा है, भाई हैं बॉम्बे वाले अपने, ऐसे कैसे हार गए? फिर ये मिलके लड़े और जैसे तैसे करके मराठों को दबाया। हारे तो मराठे फिर भी नहीं, ना अंग्रेज जीत पाए, पर फिर फाइनली संधि कर गए, सालबाई की संधि। कौन सी कर गए? और सालबाई की संधि के बारे में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि आपत्ति काल की सफल संधि वार्ता है, इमरजेंसी में जैसे तैसे करके संधि हो गई, वही बहुत बड़ी बात। यही कहा था वॉरेन हेस्टिंग्स ही तो करा ये बातें। तो वहां क्यों नहीं मान रहे वो आपस में बात? क्योंकि कुछ शक्तियों के तहत है ना, पूरी तरीके से हम आपके अधीन है नहीं। पर फिर भी बंगाल के पास पावर ज्यादा, मद्रास बॉम्बे के पास पावर कम। बंगाल वाले को बोलेंगे गवर्नर जनरल और मद्रास बॉम्बे वालों को बोलेंगे गवर्नर। अब जिसके पास पावर ज्यादा आएगी तो काम भी ज्यादा। तो क्या अकेला आदमी काम कर लेगा? कि नहीं साहब, इसके अंडर में 4 मेंबर और होंगे। कितने मेंबर होंगे? एक 4 मेंबर की कमेटी होगी। उस कमेटी को क्या बोलेंगे? कि कार्यकारी परिषद। क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या एक तो गवर्नर जनरल और 4 क्या होंगे? मेंबर। टोटल कितने हो गए? तो का डिसीजन कैसे होंगे? कि बाई मेजोरिटी। डिसीजन कैसे होंगे? बहुमत के आधार पर। किसके आधार पे? मतलब जिधर 3 हो जाएंगे वो बात मान ली जाएगी। पर किसी ने कहा यार मान लो एक मेंबर का पेट दर्द होता हो, आए नहीं, मेंबर हुए, एक गवर्नर जनरल 3 मेंबर 4, और वोटिंग करवाई 2 बराबर 2 हो गए, तो गवर्नर जनरल निर्णायक मत दे सकता है। क्लेवर आदमी, एक तेज आदमी, क्लेवर, एक नाम याद करना है, फ्रांसिस। कौन सा याद करना है? एक फ्रांसिस है, एक क्लेवरिंग है, मॉनसन है, बोरवेल। किसकी कार्यकारी परिषद में? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल कौन है? कौन है? अब एक दिक्कत हो रही, जब अंग्रेजों के शासन हाथ में रहा तब न्याय व्यवस्था भी किसकी? अंग्रेजों की। अच्छा, भारत में 2 प्रकार के कानून लागू होते हैं, हिंदू कानून और मुस्लिम कानून। हिंदुओं का मामला तो हिंदू लो और मुस्लिमों का मामला है तो मुस्लिम लो। पर किसी अंग्रेज का मामला हो तो अब दिक्कत आ गई भाई, अब इसको हिंदू लॉ के अंदर ले या मुस्लिम लॉ के अंदर ले? फिर अंग्रेजों ने यहां पे लिखा कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। कहां पे बनाएंगे? क्या बनाएंगे? जो सुप्रीम कोर्ट नाम से लग रहा है सुप्रीम पूरे का, ना 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 ना, केवल कलकत्ता शहर में लागू होगा। केवल कहां लागू होगा? कानून कौन से होंगे उसमें? अंग्रेजी कानून। कौन से होंगे? ताकि अंग्रेजों का मामला है तो कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में लड़ लो। पर कोई मेरे जैसा गया यार, मैंने कहा मैं रहता तो पटना में हूं और मेरी उससे लड़ाई हो गई, और मैं वो दोनों चाहते हैं कि हमारा जो न्याय है वो अंग्रेजी कानूनों के अनुसार होना चाहिए। तो अंग्रेज कहते भी आओ कभी सुप्रीम कोर्ट में। तो यदि दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तो बाहर का मामला भी कहां लड़ा जा सकता है? कहां लड़ा जा सकता है? तो कलकत्ता में क्या बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। केवल कहां कहां लागू होगा? कलकत्ता। कलकत्ता में कानून कौन से होंगे? अंग्रेजी। और आउटसाइडर यदि सहमत हो जाए, दोनों पार्टी एग्री कर जाए, तो मामले कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट में सुना जाता। अब और कंपनी को पूछा और भाई क्या दिक्कत है, तो तुम गरीब क्यों हो रहे हो? तो कंपनी ने कहा भाई हमारे जो कर्मचारी है वो खुद का काम करते हैं ज्यादा और कंपनी का काम करते हैं कम। एक्ट में लिखा गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी निजी व्यापार, ये कानून है ना भारत में आज दिन तक लागू है, आज दिन तक
अब कंपनी के कर्मचारी की जगह बना दो आप सरकारी कर्मचारी। अब इस लाइन को पढ़ लो। कोई भी सरकारी कर्मचारी निजी व्यापार कैसे, जैसे मान लो मैं बिजली विभाग का जगह हूं, तो मेरे को पता है इस गांव में बिजली के तार जाएंगे, इस गांव में बिजली लगानी है। बिजली लगानी है इसका मतलब खंबे लगेंगे, तार लगेंगे। तो सरकार को कहीं से तो खंबे खरीदने हैं, कहीं से तो तार खरीदने। मैंने खुद की दुकान बना ली है, उसे खंबे खरीद लिए और उससे तार खरीद ना। मैं यदि सरकार का कर्मचारी हूं तो मैं निजी व्यापार, पर भारत महान देश है जी। मैंने कहा भाई के नाम से तो खोल ही सकते हैं, है ना, कोई रिश्तेदार के नाम पर तो खोल ही सकते हैं। हो जाता है अपने पर, सीधा सीधा लिखा हुआ है कंपनी के कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी कोई भी अपने नाम से निजी व्यापार है या ऐसा कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता जहां पर वो खुद काम कर रहा है। आई बात समझो। अच्छा, अब दिक्कत दूसरी है। अब ये नहीं है कि पहले कंपनी ने छूट दे रखी थी कि तुम निजी व्यापार कर लो, कंपनी तो पहले भी कहती थी कि ना भाई निजी व्यापार नहीं करोगे। पर होता क्या था, करते फिर भी हो, पकड़ में नहीं आते। कैसे? जैसे होता क्या, मान लो एक बंदा इंग्लैंड से यहाँ काम करने के लिए आया, तो कंपनी कहती है अकाउंट चेक करा कितने रुपए, अकाउंट में रुपए हैं 37। कंपनी कहती है हम तेरे को 100 रुपए महीने के देंगे। 100 रुपए महीने के देंगे तो 12 महीने कितने रुपए हुए? 1200। यदि वो एक भी रुपए का खर्चा ना करे, है ना, मांग मांग के खा ले, तो भी 12 महीने बाद उसके खाते में कितना होना चाहिए? 1237। कितने होना चाहिए? अब 12 महीने बाद उसके खाते में रुपए 42,000। कंपनी पूछती भाई कहां से आए, तो वो कहता मेरे कुछ इंडियन फ्रेंड है उन्होंने गिफ्ट दिए। तो यहाँ कंपनी ने लिखा या संसद ने लिखा कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी गिफ्ट तेरे को। तो अंग्रेजों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया और बनाकर 20 साल मजे करो। कितने साल मजे करो? मतलब 20 साल अब आप आपको छेड़ेंगे नहीं। ये कानून कितने साल लागू होंगे? 20 साल तक मामला चल जाता। 73 में कानून बने तो 20 साल कब तक होते? कब तक होते? पर 10 साल बाद में एक इश्यू आया। 1783 में अमेरिका आजाद हो गया। क्या आजाद हो गया? अमेरिका पे अंग्रेजों का कब्जा था। 1783 में अमेरिका आजाद हो गया। अमेरिका आजाद हुआ तो अंग्रेजों को चिंता हुई कि यार आज अमेरिका हुआ है, कल भारत हो जाए, परसों कोई तीसरा कनाडा हो जाए, अगले दिन को ऑस्ट्रेलिया हो जाए, अगले दिन को न्यूजीलैंड हो जाए, ये तो चले जाएंगे यार हाथ से। हर आदमी डरता है कि हाथ में आई हुई चीज उसके जानी ही नहीं चाहिए। अंग्रेज इस पे सोच ही रहे हैं क्या किया जाए। इतने में कंपनी ब्लंडर और कर गई। कंपनी अगले ही साल वापस चली गई बैंक ऑफ ब्रिटेन के पास कि 4 लाख पाउंड कर्जा दो। कितना? बैंक ऑफ ब्रिटेन का क्या है, अभी 10 साल पहले तो लेके गए थे, कहां गए तुम्हारे रुपए? उनका लड़ाई में खर्च हो गए। किससे लड़े तुम? एक तो अभी हमारी लड़ाई चल रही है हैदर अली के साथ, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 1784, एक अभी अभी मराठों के साथ में पहला अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हुआ है 1775 से 1782, उसमें लग गए, इसमें लग गए। बैंक ऑफ ब्रिटेन ने वापस कहा संसद को कि देखो रे, तुमने इनको कहा था 20 साल मजे करो, इन ज्यादा ही कर लिए थोड़े, ये वापस दिवाली हो गए, रुपए मांगने आए हैं। अब वो लोग जो खिलाफ होते थे वापस खड़े, उनका हमने पहले ही कहा था रेगुलेट मत करो, कंट्रोल करो इनको। क्या मत करो? दोबारा बोलो। रेगुलेट मत करो। रेगुलेट का मतलब नियम बना के छोड़ दे। मैं नियम बना दूं, बच्चों तुम्हें शांति से रहना है, बच्चों तुम्हें क्लास में जल्दी आना है, बच्चों तुम्हें पढ़ाई करनी है। तुम नहीं मानो, एक मैं दूसरे दिन आपको कल यदि कोई पढ़ के नहीं आया ना, मैं क्लास से बाहर निकालूंगा। कल यदि पढ़ के नहीं आया तो 3 दिन बैठने नहीं दूंगा। घर के आगे पढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कंट्रोल करो इनको, नहीं कंट्रोल करोगे तब तक पार नहीं पड़ेगी। तो फिर संसद ने कहा हाँ भाई। उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उसका नाम था पिट। क्या नाम था? तो पिट ने कहा इंडिया का ध्यान रखेंगे अब, इसलिए आया पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आया?